हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम पे हम लोग ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, उसके फॉर्मूले को पढ़ा था, उसकी इंपॉर्टेंस को पढ़ा था, लिमिटेशंस को पढ़ा था। और अभी तक जिसने कूलम्ब्स लॉ नहीं देखा है तो वो पहले कूलम्ब्स लॉ वाली वीडियो देखें, कॉन्सेप्ट को समझें, तब वो इस वीडियो को देखें, तभी उन्हें ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। तो मेरे शुरू करते हैं। मेरा नाम है नूर आलम और आप हैं अपने ही चैनल पर जिसका नाम है टारगेट पॉइंट कोचिंग क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हेडिंग लगा लें, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए, ये पढ़ाने से पहले, इसको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने लास्ट टाइम पे ही बोला था कि ये बोर्ड्स का बड़ा पसंदीदा टॉपिक है। बोर्ड्स में ये ज़रूर से ज़रूर आ ही जाता है मोस्ट प्रॉब्ली, और इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो मेरा कहना यही होगा कि आप इसे ज़्यादा अच्छे से समझें और ज़्यादा अच्छे से तैयार करें। चलिए शुरू करते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म मतलब हो गया कि कूलम्ब्स लॉ में जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला था फोर्स का, जैसे मान लें दो चार्जेस, मान लें लेट टू लाइक charges Q1 and Q2 placed at point capital A and B respectively। अगर हम मान ले रहे दो पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 को A और B पॉइंट पर मान ले रहे हैं, A पॉइंट ये है और B पॉइंट ये है। ये A पॉइंट है हमारा, ये B पॉइंट है। A पॉइंट पर हमारा जो चार्ज है वो Q1 है, बी पॉइंट पर हमारा जो चार्ज है वो Q2 है, और इन दोनों का सेपरेशन कुछ दिया है, सॉरी, एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज स्मॉल आर। उनके बीच का सेपरेशन क्या मान ले रहे हैं हम? स्मॉल आर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन स्मॉल आर है। और लाइक चार्जेस ही क्यों लिया, अनलाइक क्यों नहीं लिया? आप अनलाइक लेकर भी कर सकते हो, लाइक से समझाना ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपको समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आप अनलाइक पर भी ट्राई करिएगा, वो भी आ जाएगा, तो वो आपका होमवर्क हो जाएगा। तो अब आप मुझे ये बताइए कि लाइक चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगता है वो क्या होता है? अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है? बिल्कुल सही बात। लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि फोर्स इज ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ बोथ चार्जेस। इस चार्ज का सेंटर ये है, इस चार्ज का सेंटर ये, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ये है। तो जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो कुछ ऐसे एक्ट कर रहा होगा, यानी यहाँ पर F। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो F12 लिख सकता हूँ। क्यों? ये फर्स्ट पर फोर्स लग रहा है ड्यू टू सेकेंड। लास्ट टाइम पे बताया था, तभी मैं बोल रहा हूँ वो वीडियो पहले देख लें आप। और ये वाला चार्ज जब इस पर फोर्स लगाएगा तो अलोंग द लाइन कुछ ऐसा होगा, F21। ग्रेविटेशन में भी ऐसे ही हुआ था, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। अब बात समझिए, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक बात, बढ़िया समझ में आ रहा है। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, जो इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स जो इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होगा, यानी मैं बात करूं F12 और F21 वेक्टरली, ये दोनों का डायरेक्शन तो अलग अलग है, ये उधर की तरफ और ये इधर, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होगा। इनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। क्यों? याद कीजिए, मैंने टर्म्स में बताया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम्ब फोर्स है, वो केवल चार्ज और सेपरेशन पर डिपेंड करता है। तो सेपरेशन दोनों, यहाँ से यहाँ तक की सेपरेशन देख लो, यहाँ से यहाँ तक की आ रही है। इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट करो, Q1 Q2 और Q2 Q1, तो सेम ही आएगा। यानी इससे इस पर लगने वाला फोर्स और इससे इस पर लगने वाला फोर्स दोनों ही क्या होंगे? इक्वल होंगे। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ ये समझ रहे हैं ना। F12 और F21 क्या है? F12 है फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। एक मिनट मैं लिख देता हूँ,
F12 का मॉड बराबर है F21 के मॉड के, वेयर F12 क्या है, फोर्स ऑन, दिख रहा है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, और F21 क्या है, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। यहाँ तो हमें आज वेक्टर फॉर्म निकालना है। तो कूलॉम्स लॉ में हमने पढ़ा था क्या, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2, हम एयर मानकर चल रहे हैं, ठीक है, हम इस सिस्टम को एयर में या वैक्यूम में मानकर चल रहे हैं, तभी मैंने यहाँ एप्सिलॉन नॉट लिया। याद करें, ये परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की, मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, तो हम एयर मान के चलें तो एप्सिलॉन नॉट, और अगर कोई मीडियम आप मान के चलो तो 1/4πε ही उसे लिख कर चलो, ठीक है। तो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ओके, चलिए इन वेक्टर फॉर्म इसे लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए F को वेक्टर बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि LHS में फोर्स है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। 1/4πε0 इज अ कांस्टेंट, ये वेक्टर नहीं है। 4πε0, 3 एप्सिलॉन भी स्केलर होती है, प्रॉपर्टी है मीडियम की। Q1 स्केलर होता है, चार्ज स्केलर होता है, बताते ना, r²। अब बात समझिए, यहाँ पर ये पूरी डिस्टेंस है, ये सेपरेशन तो स्केलर हो गई, ये पूरी क्या है, स्केलर है, ये पूरा इधर वेक्टर है, तो वेक्टर को वेक्टर के इक्वेट में करना पड़ेगा, एक तरफ वेक्टर एक तरफ स्केलर, ये अच्छी बात नहीं है। तो देखिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर डिस्टेंस का या कह सकते हो ये जो सेपरेशन है इसका पोजीशन वेक्टर ले रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर समझते हैं, आपने पढ़ा है, याद कीजिए 11th में, ये पॉइंट है, ये ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर याद करिए, R1 लेते थे, R2 लेते थे, R3, याद है कि नहीं याद है। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता था, R2, तो ये पोजीशन वेक्टर क्या निकलता था, R2 माइनस R1। कुछ याद है, नहीं याद है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम इसका पोजीशन वेक्टर लेते हैं इस डायरेक्शन में, इसको हम लेट करते हैं क्या, इसको हम लेट कर ले रहे हैं, है ना, पोजीशन वेक्टर को लेट कर ले रहे हैं R12, यानी 1 से 2 की तरफ। ओके, इधर से पोजीशन वेक्टर लेते हैं इस डायरेक्शन। भाई ये पोजीशन तो यहाँ से यहाँ तक की है ना, अगर ये देखे Q1 की Q2 मेरे से कितना दूर है, तो Q1 अपने पास से Q2 को देखेगा ऐसे, तो पोजीशन वेक्टर R12 1 से 2 की तरफ, और Q2 देखे मेरे से Q1 कितना दूर है, तो वो इधर देखेगा, तो कितना हो गया R21। देखिए ये परेशान मत हो, या R12 या R21, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा होता है, तो इसको मैं और अच्छा समझने के लिए कर दे रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर एक इधर से किधर लिया, इधर से इधर लिया, कैसे, इधर से इधर लिया, तो पोजीशन वेक्टर निकलना क्या चाहिए, ए पर मैंने मान लिया R1 है पोजीशन वेक्टर, बी पर मान लिया R2 है। अगर यहाँ ओरिजिन मान ले, अभी बताया था ना, अगर मैंने यहाँ ओरिजिन माना है, ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन वेक्टर R1, यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन वेक्टर R2, तो अगर मैं इधर से इधर देख रहा हूँ ऐसे, तो क्या पोजीशन वेक्टर निकलेगा, अभी बताया था R2 माइनस R1, क्या निकलेगा R2, यानी होता है ना फाइनल माइनस इनिशियल, तो कहाँ से गए 1 से 2 पर, तो क्या निकलेगा R2 माइनस R1, यानी R12 हम कैसे लिख सकते हैं, दिख रहा है कि नहीं, R12 को हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1। समझ में आया ना। अगर आप ऐसे शो कर दोगे तो एग्जाम में गलत नहीं होगा, वरना कंफ्यूजन बनी रहेगी एग्जामिनर को भी, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग होता है। आप ऐसे बता दोगे तो उसे कंफ्यूजन नहीं होगी। दिख रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है, फ्रेम में मैंने देख लिया, सही है सब कुछ। अगर इधर से बात करें, इधर से बात करें तो फाइनल इनिशियल ये, फाइनल ये, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं R21। ये समझ में आया कि नहीं आया, कैसे लिखा मैंने, याद करिए। पोजीशन वेक्टर Q1 की मैंने मान ली ओरिजिन से R1, Q2 की पोजीशन मान ली R2, तो अगर Q1 से Q2 की तरफ एरो लगाएंगे तो R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, जिसको मैंने R12 कहा किया है। देखिए Q1 से Q2 की तरफ, अगर Q2 से Q1 की तरफ एरो लगाएंगे तो वहाँ उल्टा हो जाएगा, R1 माइनस R2। ये सब वेक्टर में पढ़ाया जाता था 11th में, याद करिए, पढ़ा है आपने, समझे, ठीक है। चलिए देखिए, तो हमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक तरफ स्केलर है एक तरफ वेक्टर है, तो हमें ऐसी सिचुएशन में इंट्रोड्यूस करना होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर होता है जो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है लेकिन मैग्नीट्यूड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता क्वांटिटी के।
तो हम यहाँ पर लगाएंगे आर कैप। याद है क्या होता था, ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। याद आया? नहीं याद आया तो ये हो गया उसका वेक्टर फॉर्म। ठीक है, चलो ये इसको इस फॉर्म में लिख लें क्या, इसको इस फॉर्म में लिख लें क्या? चलिए देखिए, या एक काम करिए इसको रहने दीजिए, इसको इस फॉर्म में लिख के ही वेक्टर फॉर्म बनाते हैं। फिर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। देखिए मॉड ऑफ आर, अच्छा मॉड ऑफ आर है क्या चीज़, देखिए ज़रा। मॉड ऑफ आर को हम लिख सकते हैं 1 2 या 2 1, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, वो सब है ही क्या, आर ही तो है। वो सब क्या है, आर है हमारे पास। तो इसको हम केवल क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वेक्टर आर अपॉन आर। तो आर और आर स्क्वायर कितना हो गया, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर क्यूब, और ये हो गया आर वेक्टर। ये हो गया उसका वेक्टर फॉर्म। अब बात आती है हमें दोनों ही फोर्स के वेक्टर फॉर्म देने, उस वाले का भी और इस वाले का भी, है ना। तो समझ में आया कि नहीं आया आपको एकदम? देखिए मैं इधर बता दूं, मैं इधर बता दूं, इधर बता दूं, दिख रहा है आपको, फ्रेम में देख लूँ, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अब देखिए अगर मैं F12 निकालना चाहूँ, नाउ F12 वेक्टर निकालना चाहूँ, F12 निकालना चाहूँ तो 1/4πε0 Q1 Q2, कौन सा R वेक्टर लेना पड़ेगा, लेकिन R वेक्टर अपॉन में मॉड। देखिए इसमें हम मॉड भी लगा सकते हैं, ऐसे मॉड R क्यूब लिख सकते हैं, लेकिन मॉड R को हम R लिख सकते हैं, यानी कि मैंने बताया ना कि जब वेक्टर में ना हो तो मॉड हटा सकते हैं उसको। तो R क्यूब, ये कौन सा R लेना पड़ेगा हमें F12 के साथ। देखिए जरा F12 के साथ, F12 के डायरेक्शन में कौन सा R है, ये फोर्स जो 1 पे लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, 2 पर। तो 2 का ही तो पोजीशन वेक्टर लोगे। देखिए क्योंकि F12 की डायरेक्शन और R21 की डायरेक्शन सेम है, तो हमें कौन सा फोर्स, कौन सी पोजीशन वेक्टर लेनी पड़ेगी, R21। हाँ कुछ किताबों में यहाँ पर भी R21 लिख लेकिन यहाँ तो हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना, R21 को भी तो हम R लिख सकते हैं। बात समझिए, यहाँ पर भी R21 लिखा जा सकता है क्योंकि हर R को हम R21 लिखना चाह रहे हैं। तो इस R21 को लिखेंगे जैसे R21 का क्यूब, तो R21 को हम क्या मान सकते हैं, R21 के मॉड को हम R लिख सकते हैं। समझे नहीं समझे, पक्का? अब एक चीज़ सुनिए, किताबों में इसको कुछ और तरीक़ों से भी लिखा जाता है। इट कैन रिटन एज, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अलग अलग किताबें अलग अलग लिख के देती हैं, आप परेशान ना हो ना, मैं जैसा बता रहा हूँ आप वैसा लिखो, पूरे मार्क्स मिलेंगे। Q1 Q2 वो क्या करते हैं, इसको लिखते हैं मॉड R21। R21 क्या है हमारा, R21 है R1 माइनस R2 का मॉड का क्यूब, और यहाँ लिखते हैं R1 माइनस R2 वेक्टर, ऐसे देते हैं। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, परेशान होने वाली बात नहीं। पक्का समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 1, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 3। इसको मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, मैंने बताया। R21 क्या है, R21 हमारा R1 माइनस R2 है, तो हर R21 की जगह R1 माइनस R2। हाँ यहाँ पर मॉड का क्यूब है, तो R1 माइनस R2 करिए या R2 माइनस R1 करिए, तो बात तो बराबर है, यानी कि तभी तो R यहाँ लिख दूँ। अच्छा एक चीज़ और यहाँ बताना मैं भूल गया, यहाँ पर एक चीज़ और लिख देता हूँ। एक काम करता हूँ, आप ये नोट कर लीजिए, तो उधर बहुत कम स्पेस है, तो मैं इधर वापस से वो लिख दूँगा। जल्दी से आप नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, तो मैं ऊपर की चीज़ हटा दूँ। टू लाइक चार्जेस ले लिए, Q1 Q2 है ना, Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। दोनों के मॉड क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि चार्ज और सेपरेशन पर डिपेंड करता है, दोनों ही यहाँ पर सेम है। अब यहाँ ये फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड है, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ लगाया। ये वेक्टर फॉर्म इसका, इधर वेक्टर है तो उधर
यूनिट वेक्टर लगा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, पुट कर दिया। मॉड आर को हम आर लिख सकते हैं क्योंकि R12 और R21 का मॉड बराबरी तो होगा, क्योंकि सेपरेशन हमारे बीच का चाहे इधर से देखा जाए चाहे इधर से देखा जाए वो हमारा आर ही है। तो यहाँ पर क्या बना फाइनल आंसर ये। अब हमें F12 निकालना है, तो देखिए ज़रा, मैंने वहाँ वैसे लिख दिया है लेकिन मैं फिर से आपको बता, मैं डायग्राम नहीं मिटाऊंगा डायग्राम से, ताकि आपको समझ में आता रहे। देखिए मैं फिर से ये चीज़ यहाँ लिख रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। नाउ F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, वही मॉड में है, मॉड में मॉड लगाइए या उसे बिना वेक्टर के लिखिए, बात एक ही है। और यहाँ पर हो गया R21। अब कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं सर R21 आया कैसे, R12 ले लेते तो कोई गलती थी। हाँ गलत था, क्योंकि F12 किसकी वजह से है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड या फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑफ फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, यानी किसकी वजह से, ड्यू टू सेकंड, सेकंड की वजह से। और सेकंड का पॉइंट पोजीशन वेक्टर किधर की तरफ है, फर्स्ट की तरफ। तो R21 यानी कि ऐसे मोटे मोटे तौर पर समझिए, इस फोर्स का डायरेक्शन और वही लेना, मतलब यहाँ से पर पोजीशन वेक्टर वही लेना है उसी डायरेक्शन का जिस डायरेक्शन का फोर्स हो। यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं F12 सिंस F12 along the direction of यूनिट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर कह सकते हो। वैसे हमने यूनिट वेक्टर लिया क्योंकि पहले हम यूनिट वेक्टर लेके चले थे। पोजीशन वेक्टर R21, बात समझ में आई। इट कैन ऑल्सो रिटर्न एज, इट कैन, मैंने उधर बता दिया, ऑल्सो रिटर्न एज कैसे लिख सकते हैं, ये हटा दूँ। इट कैन ऑल्सो रिटर्न एज वो लिखा हुआ है F12 बराबर में 1/4πε0 Q1। आपको एग्जाम में दोनों नहीं लिखना है, आपको ये वाला लिखना है, चलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, R1 माइनस R2 का क्यूब, और ये हो गया R1 माइनस R2। बात समझ आई। R1 माइनस R2 क्यों लिया, R1 माइनस R2 क्यों लिया, क्योंकि R12 हम R21 हमारा क्या है, R21 क्या है हमारा पोजीशन वेक्टर, R1 माइनस R2। देखिए बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का, क्योंकि इस डायरेक्शन में है ना ये वाला पोजीशन वेक्टर, ये वाला, और ये वाला पोजीशन वेक्टर ये है। बात समझ में आई, पक्का। अब देखिए इसी तरह से सिमिलरली करके दूसरा बताते हैं, दूसरा बनाते हैं। F21 बना लेंगे क्या, बिल्कुल 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R क्यूब हो गया, क्योंकि R स्क्वायर कूलम्ब लॉ में चलता था, वेक्टर फॉर्म में वो जो मॉड आ रहा था ना नीचे, उसी वजह से R क्यूब हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया होगा, देखिए कितना हो गया, कौन सा ये वाला बनाना है तो कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला। तो कितना हो गया R12, बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया। अब देखिए जरा R12 यहाँ और कैसे लिखा जा सकता है, R12 कैसे लिखा है, R2 माइनस R1। इट कैन ऑल्सो, या यहाँ पर पहले वो लिख दीजिए, सिंस F21 इज along the direction of position vector R12। बात समझ में आ गई, पक्का। इट कैन ऑल्सो रिटर्न एज, इट कैन ऑल्सो, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लें, ये हो गई 3, ये हो गया 4, इसको मानने की ज़रूरत नहीं है। इट कैन ऑल्सो रिटर्न एज F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R12 और R21। तो यहाँ लिख सकते हैं R2 माइनस R1 का क्यूब, और ये हो गया R2 माइनस R1 वेक्टर। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बात समझ। हाँ कुछ किताबों में ऐसे एक चीज़ और देते हैं, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था ना कि जब वेक्टर फॉर्म में लिखा था F वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यहाँ मॉड यूनिट
वेक्टर आर लिखा था, तभी तो इसको वेक्टर आर अपन मॉड आर लिख के नीचे आर क्यूब किया था। तो कुछ किताबों में यहीं तक रोक देते हैं, तो वो F12 लिखेंगे तो यहाँ पर 21 ले लेंगे, है ना, यानी वो यूनिट वेक्टर से लेकर कर देते, ये भी सही है, ठीक है, आप ज़्यादा एक्सपेंड ना करिए, है ना, लेकिन मैंने आपको पूरा एक्सपेंड करके दिखाया हुआ। बात समझ आई? अब थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, Q1 से Q2 की तरफ गए तो F21 मतलब Q1 ने Q2 पर लगाया F21, Q2 ने Q1 पर लगाया F12, यहाँ से पोजीशन वेक्टर R12 जो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे R2 माइनस R1, क्योंकि इसकी पोजीशन है R1, उसकी पोजीशन है R2, इधर से इधर देखेंगे तो R21 है और फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो R1 माइनस R2, वेक्टर फॉर्म बनाया, ये F12 का निकल आया और ये F21 का निकल आया। अब थोड़ा सा एक बढ़िया बात बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया बात। अच्छा ध्यान से देखिए R12 और R21 को, बहुत ध्यान से देखिए R12 और R21 को, R12 और R21 को देखिए, दोनों R12 का मॉड अभी बताया, R12 का मॉड और R21 का मॉड बराबर है कि नहीं है? अरे सेपरेशन तो आ रहा ना, चाहे इधर से इधर की डिस्टेंस, यानी Q1 देखे Q2 कितना दूर है और Q2 देखे Q1 कितना दूर है, तो दोनों के लिए सेम है वो डिस्टेंस, तो और दोनों ही अपोजिट है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, सिंस R12 बराबर में माइनस टाइम्स ऑफ R21 वेक्टर। बताइए, R12 माइनस टाइम्स ऑफ R21, यानी R12 जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ R21 है, यानी इक्वल है दोनों, और दोनों का डायरेक्शन, माइनस बताता है डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन अलग है, पक्का गारंटी? ठीक है, अगर मैं R12 यानी इक्वेशन नंबर 3 में R12 की जगह पर या R21 की जगह पर R12 लिख दूँ, R21 की जगह पर R12 लिख दूं तो कैसा रहेगा? बात समझिए, अगर इक्वेशन नंबर 4 पकड़ लीजिए, R12 की जगह अगर मैं लीजिए ऐसे इसको लिख दूं, क्या R21 माइनस टाइम्स ऑफ R12 नहीं है? देखिए आप समझ में आ रहा है, R21 R12 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो R21 अपोजिट है किसका? R12 का, और दोनों ही इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, क्योंकि जहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन, यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन सेम है R। बात समझिए, अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 को उठाऊं, नाउ राइटिंग समझ में आ रही है ना आपको? थोड़ी गंदी है मेरी राइटिंग। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, तो f की वैल्यू क्या है? F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले मैं इक्वेशन लिख ले रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R³ R12, ये हमारी क्या है? इक्वेशन 3 है। अब हमें R12 की जगह सॉरी R21 की जगह पुट करने जा रहा हूँ ये, तो F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R³, और यहाँ आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ R21। बिल्कुल सही बात, पक्की बात एकदम, बहुत बढ़िया। क्या इस माइनस को मैं बाहर ले लूँ? सर आपका माइनस आप ले लो बाहर, चाहे जहाँ रख लो आप, हमें क्या मतलब होना चाहिए, एग्ज़ाम में नंबर मिलेंगे। माइनस बाहर आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R³, यहाँ हो गया R12। अच्छा ध्यान से देखिए इस चीज़ को, ये है क्या चीज़? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यानी पोजीशन वेक्टर है 1 2, पोजीशन वेक्टर 1 2 का मतलब क्या? R2 माइनस R1, 1 2 मतलब ये वाला पोजीशन वेक्टर, और ये वाला पोजीशन वेक्टर कौन सा फोर्स लगा रहा? F21, यानी ये किसका वेक्टर फॉर्म है? F21 का। ये किसका वेक्टर फॉर्म है? F21 का। तो हम लिख सकते हैं F12 बराबर माइनस टाइम्स ऑफ F21 बाई इक्वेशन 4, ये बाई इक्वेशन 4 आ गया। अरे ये क्या चीज़ है, जरा इसको सोचो, देखो ध्यान से, ये कुछ है, ये आपने 11th में ही पढ़ा है। F12 इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ F21, इसका क्या मतलब है? यानी जितना फोर्स ये लगा रहा है इस पर, Q1 चार्ज लगा रहा है इस पर, उतना ही फोर्स ये लगा रहा है इस पर। बिल्कुल सही बात, ये बात तो पहले हमने बताई थी कि जो Q1 चार्ज लगाएगा Q2 पर फोर्स, वही Q2 लगाएगा Q1 पर फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड का। लेकिन यहाँ पर एक बात और प्रूफ हो गई कि वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, यानी कि
कूलम्स फोर्स होल्ड्स न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट इज एक्शन रिएक्शन लॉ। न्यूटन्स कूलम्स फोर्स जो होता है या कूलम्स लॉ जो होता है, कूलम्स लॉ होल्ड्स न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट इज एक्शन रिएक्शन लॉ। यानी कि जितना फोर्स चार्ज Q1 लगाएगा Q2 पर, उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में Q2 लगाएगा Q1 पर। यानी कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात एक चीज़, जैसे मैंने लाइक चार्जेस लिए हैं, माइनस हो चाहे प्लस हो, दोनों के लिए कंडीशन यही होगी। अगर दोनों माइनस होंगे तब भी एक कंडीशन, दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी एक कंडीशन। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता तब क्या होता? मान लीजिए Q1 भी पॉजिटिव एंड Q2 भी नेगेटिव। मान लीजिए थोड़ी देख ली, Q1 पॉजिटिव एंड Q2 नेगेटिव। इस सिचुएशन में एक काम करता हूँ, यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। देखिए Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव, इनके बीच का सेपरेशन R माना था। अब की बार ये इधर की तरफ लगाएगा फोर्स और ये वाला फोर्स इधर की तरफ लगेगा। यानी यहाँ फोर्स लग रहा हो फर्स्ट पर सेकंड की वजह से, यहाँ सेकंड पर फर्स्ट की वजह से। इसका पोजीशन वेक्टर फिर से वही R12 और इसका फिर से R21। बाकी पूरा प्रोसीजर आपको सेम ही होगा, ये आप समझ लीजिएगा। हाँ एक बात बता दूँ, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, सुन लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम लाइक चार्जेस ले रहे हैं, तो पोजीशन वेक्टर अपोजिट मिल रहा है। अपोजिट का मतलब यहाँ वाला है तो ये वाला मिल रहा है, और ये वाला फोर्स ले रहे हैं तो ये वाला मिल रहा है। मतलब इसके हिसाब से तो डायरेक्शन सेम है, लेकिन नंबरिंग के हिसाब। F12 ले रहे हैं तो R21 मिलेगा, और F21 लेंगे तो R12 मिलेगा। लेकिन जब हम लाइक चार्जेस के लिए करेंगे, ध्यान से देखिए, ये इस डायरेक्शन में है तो ये वाला पोजीशन वेक्टर भी तो इसी डायरेक्शन में होगा। यानी वहाँ पर अगर हम वेक्टर फॉर्म बनाएंगे, वहाँ पर अगर F12 का वेक्टर फॉर्म बनाएंगे तो 1/4πε, अरे K भी लिख सकते हो आप इसको। अगर K टाइम्स में आप लिखना चाह रहे हो तो K भी लिख, बताया ना K Q1 Q2, तभी मैं बोल रहा हूँ वाले पहले वीडियो देख लेना। Q2/R3 और यहाँ लिखेंगे R12। बात समझ में आ रही है? ये हो गया अनलाइक चार्जेस के लिए। ये किसके लिए हो गया? अनलाइक चार्जेस के लिए। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? एक बात ये याद रखिएगा, फॉर लाइक चार्जेस एंड फॉर अनलाइक चार्जेस, कि लाइक चार्जेस के लिए F12 और R21 की डायरेक्शन सेम होगी, और अनलाइक चार्जेस के लिए F12 और R12 की डायरेक्शन सेम होगी। बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? पक्का? लाइक चार्जेस के लिए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, लाइक चार्जेस के लिए F12 यानी कि फोर्स F12 और R21 की डायरेक्शन सेम होगी, और अनलाइक चार्जेस के लिए F12 और R12 की डायरेक्शन सेम होगी। समझ में आया? तो आज के लिए इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, है ना। तो आप इसे अच्छे से समझिए, कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और को पढ़ते रहिए, क्योंकि समय अच्छा है और समय के साथ आप ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।